अस्सलामुअलैकुम। बेटा मैं अपने नेक्स्ट डिस्कशन लेक्चर के साथ स्टार्ट करने लगा हूँ। अच्छा, हमने अपनी जो लास्ट क्लास में एटीपी जहाँ पे डिस्कस किया था वो तो गैस कलेक्शन, ठीक है, और मेथड्स ऑफ मेजरिंग रेट ऑफ रिएक्शन वगैरह हमने किया था बेटा। आज जो छोटा सा टॉपिक मैं आपके साथ स्टार्ट करूँगा उसमें लेबॉर्ट्री एपरेटस, उनके यूजेस, कुछ कंपाउंड्स, उनके कलर्स, ये इंशाल्लाह आज हम डिस्कस करेंगे बेटा। तो मैं स्टार्ट करता हूँ सबसे पहले बेटा, एपरेटस एंड यूजेस। देखो, जब आपसे एटीपी के अंदर सवाल पूछता है कि आप कोई एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन करें, तो उस एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन के साथ साथ वो आपको ये कहता है आप उन सारे एपरेटस के नाम लिखें जो आप यूज़ करेंगे, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको जो कॉमन लेबॉर्ट्री एपरेटस हैं वो और उनके यूजेस पता होने चाहिए। तो मैं जो आज अपना लेक्चर स्टार्ट कर रहा हूँ बेटा वो है एपरेटस एंड यूजेस। apparatus and uses बेटा। सबसे पहले हम जो apparatus स्टार्ट करेंगे डिस्कस करना, बात करना, वो है टाइट्रेशन से रिलेटेड, नंबर वन, ठीक है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं टाइट्रेशन से। कौन कौन से apparatus यूज़ होते हैं और इनमें जो है वो आप उनके पर्पस क्या हैं, आप उनसे क्या क्या काम कर सकते हैं, ये सब आपको पता होने चाहिए। मैं जो थोड़े से एपरेटस आपको मैं समझूंगा कि आपने कभी नहीं देखे बेटा, उनके लिए मैं थोड़ा सा उनकी ज़रा डायग्राम वगैरह भी बना दूंगा। सबसे पहले बेटा नंबर वन, सबसे पहला एपरेटस जो टाइट्रेशन के लिए यूज़ हो सकता है वो है ब्यूरेट। ब्यूरेट के दो पर्पसेस हो सकते हैं, ठीक है। पहला पर्पस ब्यूरेट का है जब आप कोई टाइट्रेशन करते हैं, ठीक है, मतलब आपने एसिड और बेस टाइट्रेशन करनी है, तो आपने एसिड या बेस में से किसी एक को टाइट्रेट करने के लिए उसको आपने ब्यूरेट में लिया, दूसरे को कॉनिकल फ्लास्क में लेते हैं और उसके बाद ड्रॉप बाय ड्रॉप एडिशन करते रहते हैं अनटिल द कलर चेंज। ये हमने सॉल्ट प्रिपरेशन के अंदर भी किया हुआ है। तो ब्यूरेट के दो काम होते हैं, एक काम तो गालिबन आपको पता है और वो क्या है, टाइट्रेशन। ब्यूरेट को आप यूज़ करते हैं टाइट्रेशन में, यानी एक टेक्निक है जिससे आप अननोन कॉन्सेंट्रेशन फाइंड आउट करते हैं, एक हो गया। इसके अलावा इसका एक और यूज़ है, एंड टू ट्रांसफर accurate volume of solution बेटा। अच्छा, क्या मतलब, जैसे सपोज करो बेटा, अगर मैं आपसे कहूँ यार मुझे ना 5.5 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन ट्रांसफर करना, तो आप उसके लिए ब्यूरेट लिख सकते हैं। मुझे 7.2 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन ट्रांसफर करना है एग्जैक्टली, तो मैं ब्यूरेट यूज कर सकता हूँ। तो ब्यूरेट का काम सिर्फ टाइट्रेशन नहीं होता, बल्कि ब्यूरेट का काम आपका एग्जैक्ट एक्यूरेट सॉल्यूशन ट्रांसफर करना भी होता है, टाइट्रेशन के अलावा भी। तो इसके दो काम होते हैं। ब्यूरेट से रिलेटेड एक एक्स्ट्रा बात जो वो तुमसे पूछता है, तो मैं यहाँ पे अलग से तुम्हें एक बात बता दूं। अक्सर एक सवाल पूछता है, हाउ टू वॉश ब्यूरेट, और जब वो आपसे बोले हाउ टू वॉश ब्यूरेट, तो यूजुअली इसमें वो आपसे दो लिक्विड्स एक्सेप्ट कर रहा होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक क्वेश्चन बना के आपको सवाल देता हूँ, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कहता हूँ बेटा, एक क्वेश्चन में दिखता हूँ, ठीक है, विच टू लिक्विड्स आर
to wash burette accurate measurement apparatus बेटा, accurate measurement apparatus। पहले तो मतलब समझ लें अच्छे तरीके से, सिर्फ ब्यूरेट नहीं, हर वो एपरेटस जिससे आप एक्यूरेट मेजरमेंट्स करते हैं, उन सारे एपरेटस को आप 2 लिक्विड से वॉश करते हैं। सही है। कौन से 2 लिक्विड्स होते हैं बेटा? उनमें सबसे पहला है नंबर 1, हाउ विच 2 लिक्विड्स आर यूज्ड टू वॉश ब्यूरेट। नंबर 1 सबसे पहला है बेटा डिस्टिल्ड वाटर, और नंबर 2 बेटा सॉल्यूशन विच हैज टू बी फिल्ड। solution which has to be filled बेटा। ये 2 चीजें। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है, आपको बोलता है नेम अ सुटेबल लिक्विड विच इज यूज टू वॉश ब्यूरेट, एक लिक्विड बोल दे। तो अब क्या करेंगे? देखो, अगर आपको 2 लिक्विड्स बोले तो याद रखिएगा पहले डिस्टिल्ड वाटर और उसके बाद सॉल्यूशन जो आपने फिल करना है। तो पहले आप उस, जाहिर बात है, उसमें थोड़ा सा सॉल्यूशन डालते हैं और थोड़ा सा डिस्टिल्ड वाटर डालते हैं, ताकि उस एपरेटस के अंदर अगर कोई इंप्यूरिटीज चिपकी हुई हो तो वो ड्रेन हो जाए। उसके बाद आपको, जाहिर बात है, जब वो इंप्यूरिटीज ड्रेन हो जाएंगी तो जाहिर बात है उसके अंदर कुछ ना कुछ वाटर के ड्रॉप्स चिपक जाएंगे। अब जब वाटर के ड्रॉप्स चिपक जाएंगे बेटा, तो उन्हें हटाना जरूरी है ना, क्योंकि वरना उसकी वजह से आप जो सॉल्यूशन यूज करेंगे वो उन ड्रॉप की वजह से थोड़ा सा डाइल्यूट हो जाएगा। अब जैसे फॉर एग्जांपल ये देखिएगा, सपोज करो बेटा कि एक ब्यूरेट है मेरे पास। इस ब्यूरेट को मैंने 0.1 मोल पर डीएम क्यूब HCl के लिए यूज करना है, सपोज करो, ठीक है। अच्छा, अब मैंने क्या किया, इसके अंदर पहले से सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज हुआ था, तो मैं क्या करूंगा, पहले इसको डिस्टिल्ड वाटर से वॉश कर दूंगा, रिंस कर दूंगा। तो जो भी गंदगी होगी वो सब ड्रेन हो गई, लेकिन डिस्टिल्ड वाटर के ड्रॉप्स ब्यूरेट के अंदर चिपके हुए होंगे। तो मैं क्या करूंगा, पहले इसे डिस्टिल्ड वाटर से रिंस किया, उसके बाद मैं इसको जिस सॉल्यूशन को फिल करना है उससे ही रिंस कर दूंगा। ये सॉल्यूशन क्या करेगा, ये जो लिक्विड के ड्रॉप्स हैं उन्हें ड्रेन कर देगा बाहर। अब अगर ब्यूरेट के अंदर ड्रॉप्स हुए भी तो वो 0.1 मोल पर डीएम क्यूब HCl के होंगे, और मुझे इसमें फिल क्या करना है, 0.1 मोल पर डीएम क्यूब HCl। तो मेरे एरर के चांसेस मिनिमाइज हो जाएंगे या खत्म हो जाएंगे। अब मैं आपसे कह रहा हूं, ये काम आप किसी भी एक्यूरेट मेजरमेंट एपरेटस के लिए कर सकते हैं, किसी भी, ठीक है। अब ब्यूरेट है तो आपने डिस्टिल्ड वाटर और इससे वॉश किया। ये एक्यूरेट मेजरमेंट एपरेटस मैं आपको थोड़ा सा और भी रिवाइज करा दूंगा, बता दूंगा। अब ये एक्यूरेट मेजरमेंट एपरेटस और भी हो सकते हैं, जैसे वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क है, जैसे पिपेट वगैरह है, उनके लिए भी आप ये सारे काम कर सकते हैं। बस एक बात याद रखिएगा, अगर वो आपसे बोले 1 लिक्विड, तो फिर 1 लिक्विड के लिए आप सिर्फ उससे वॉश करेंगे बेटा जो आपने फिल करना है, द सॉल्यूशन विच हैज टू बी फिल्ड। अगर एक बोले, और 2 लिक्विड बोले तो फिर पहला लिक्विड हमेशा क्या होगा, डिस्टिल्ड वाटर। इसी तरह इसी ब्यूरेट के साथ एक छोटी सी बात और, accurate measurement apparatus, ठीक है, कहते किसको है, all narrow neck apparatus। अच्छा, नैरो नेक एपरेटस क्यों एक्यूरेट मेजरमेंट एपरेटस होते हैं, सुनिए। सपोज करो बेटा, अगर किसी एपरेटस की नेक वाइड होगी, तो आप देखिए, सपोज करो एक बच्चे ने बीकर में 25 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन फिल किया,
और ट्रांसफर कर दिया। बाय मिस्टेक उस बच्चे ने थोड़ा सा सॉल्यूशन ज्यादा लिया, ये वाला। तो जो सॉल्यूशन उसने ज्यादा लिया है वो एक्सपेरिमेंट में उसका एरर आ गया। नाउ दिस वन इज एरर। अब दोबारा देखिए, एक बच्चा है वो 25 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन ट्रांसफर करता है ब्यूरेट से, ये ब्यूरेट है, ठीक है। यहां तक सपोज करो 25 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन है। सेम हाइट का एरर इसने भी किया, ये देखें, ये एरर आ गया। सपोज करो उसने जितना फिल करना था उससे ज्यादा फिल कर दिया, तो एरर आ गया। सेम हाइट का एरर, ये वाली हाइट और ये वाली हाइट इक्वल है। अब आप देखें दोनों के एरर हाइट सेम है, लेकिन दोनों के एरर में बहुत फर्क है। मैं अगर आपसे पूछूं कि सबसे ज्यादा एरर कहां आएगा, हालांकि दोनों की हाइट सेम है, तो आप बोलेंगे सर बीकर में ज्यादा एरर आएगा एज कंपेयर टू ब्यूरेट। क्यों? बीकर का सरफेस एरिया ज्यादा है, तो बीकर का सरफेस एरिया ज्यादा होने से परसेंटेज एरर भी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। इसीलिए जितने नैरो नेक एपरेटस होते हैं वो सारे एक्यूरेट मेजरमेंट एपरेटस होते हैं, उनमें से एक ब्यूरेट भी है, ठीक है। तो अब याद रखिएगा, मैं आगे चलता रहूंगा, आपको बताता रहूंगा। तो हमने सबसे पहला की पॉइंट किसके लिखा बेटा, ब्यूरेट के लिए लिखा, ठीक है। नंबर 1 हमारा था ब्यूरेट। नंबर 2 हमारा सेकंड एपरेटस बेटा। पहला हमने लिखा ब्यूरेट, हमारा सेकंड एपरेटस है बेटा वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क। वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क, मैंने आपको एटीपी के शुरू के लेक्चर्स के अंदर भी इसके बारे में बताया था, मुझे यकीन है आपको याद होगा। नहीं याद हो रिवाइज कर लीजिएगा। वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क के दो काम है बेटा। वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क प्रिपरेशन ऑफ सॉल्यूशन के लिए यूज होता है, प्रिपरेशन ऑफ सॉल्यूशन के लिए यूज होता है, और ये मैं आपको पूरी डिटेल से बता चुका हूं। नंबर 1 एंड डाइल्यूशन के लिए भी यूज होता है। ये भी एक्यूरेट मेजरमेंट एपरेटस है क्योंकि इसकी नेक नैरो होती है, ठीक है। वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क। वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क के बाद है बेटा वॉल्यूमेट्रिक पिपेट। इसका पूरा नाम है वॉल्यूमेट्रिक पिपेट। अगर आप इसको सिर्फ पिपेट बोलेंगे तो भी एक्सेप्ट कर लेगा, कोई इशू नहीं है। अच्छा, पिपेट यूजुअली यूज होती है फिक्स्ड वॉल्यूम। मैं यूजुअली क्यों बोल रहा हूं, जरूरी नहीं है इसलिए बोल रहा हूं। कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि पिपेट हमेशा फिक्स्ड वॉल्यूम को ट्रांसफर करता है। जी नहीं, ऐसा नहीं है। बल्कि बेटा ये वेरिएबल ग्रेजुएटेड भी होती है और वेरिएबल वॉल्यूम को भी ट्रांसफर कर सकता है। तो ज़रूरी नहीं है कि पिपेट जो है वो एग्जैक्ट सॉल्यूशन जो है वो ट्रांसफ़र कर रहा हो, ज़रूरी नहीं है। बट हमारे सिलेबस में चूंकि 25 सेंटीमीटर क्यूब ट्रांसफ़र के लिए हमेशा वॉल्यूमेट्रिक पिपेट यूज़ करते हैं, तो लोग समझते हैं शायद फिक्स्ड होती है। फिक्स्ड भी होती है और ग्रेजुएटेड भी होती है, दोनों होती है। तो वॉल्यूमेट्रिक पिपेट जो है वो टू ट्रांसफर एक्यूरेट वॉल्यूम बेटा, टू ट्रांसफर एक्यूरेट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन या लिक्विड बेटा, ठीक है। अच्छा, एक और चीज यहां देख लीजिए। यूजुअली आपकी जो ब्यूरेट होती है, जो एक स्टैंडर्ड लेबोरेटरी में होती है, वो 50 सेंटीमीटर क्यूब की होती है, ठीक है। इसी तरह वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क जो स्टैंडर्ड लैब में होती हैं वो 250 सेंटीमीटर क्यूब की होती है और 100 सेंटीमीटर क्यूब। ये मैं आपको स्टैंडर्ड बता रहा हूँ, इससे आगे पीछे भी हो सकती हैं। जो कॉमनली जो स्टैंडर्ड है लैब के अंदर वो होती हैं। वॉल्यूमेट्रिक पिपेट के बारे में याद रखिएगा बेटा, ये 25 सेंटीमीटर क्यूब तक होती है। हमारा अगला एपरेटस है बेटा
मेजरिंग सिलेंडर, इसे लोग ग्रेजुएटेड सिलेंडर भी बोलते हैं, ठीक है, तो याद रखिएगा इसे लोग ग्रेजुएटेड सिलेंडर कहते हैं, लोग इसे मेजरिंग सिलेंडर भी कहते हैं। अच्छा, अब ये जो ग्रेजुएटेड सिलेंडर है या मेजरिंग सिलेंडर है बेटा, ये भी वॉल्यूम मेजर करने के लिए होता है लिक्विड्स का, लेकिन इसके साथ साथ इसका एक और काम भी होता है, गैस कलेक्शन वगैरह के लिए भी आप इसे यूज करते हैं, जैसे ओवर वाटर डाल के ना उल्टा रिवर्स करके उसको यूज कर सकते हैं। तो इसके दो काम आप कर सकते हैं, नंबर वन टू ट्रांसफर volumes of liquid and collection of gases के लिए भी होता है बेटा, collection of gases के लिए होता है। अब एक इंपॉर्टेंट बात, ग्रेजुएटेड सिलेंडर बहुत सारे वॉल्यूम के होते हैं, 50, 10, 100, 200, 250, 500 एंड सो ऑन, तो उसमें हम फिक्स नहीं कर सकते, वो सब होते हैं। अब यहाँ पे एक बात और याद रखिएगा कि ये जो आपका ग्रेजुएटेड सिलेंडर होता है, ये इन तीनों से, यानी कि बेटा ब्यूरेट से, वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क से और पिपेट से लेस एक्यूरेट होता है। तो जब आपके पास कोई ऑप्शन ना बच रहा हो, सही है, तो फिर आप ग्रेजुएटेड सिलेंडर यूज कर सकते हैं, अदरवाइज मत यूज कीजिएगा। मतलब कहने का ये बेटा कि हमेशा याद रखिएगा कि ग्रेजुएटेड सिलेंडर आपकी लास्ट चॉइस होनी चाहिए एक्यूरेसी के लिए। उसका रीजन क्या है कि इन सारे एपरेटस में सबसे वाइड नेक किसकी होती है बेटा, ग्रेजुएटेड सिलेंडर की होती है। तो जरा ख्याल रखेंगे ना आप लोग इसका इंशाल्लाह। नेक्स्ट देखिए बेटा, ग्रेजुएटेड सिलेंडर के बाद हमारा अगला जो एपरेटस है वो है बीकर, सॉरी पहले कॉनिकल फ्लास्क लिख लेते। आपने देखा होगा कॉनिकल फ्लास्क, ये एक्यूरेट मेजरमेंट एपरेटस नहीं होती बेटा, और ये ऐसी होती है, इसे लोग टाइट्रेटिंग फ्लास्क भी कहते हैं। अच्छा, इसमें यूजुअली टू स्टोर वॉल्यूम, टू स्टोर वॉल्यूम्स ऑफ लिक्विड के लिए यूज होता है। इसके अलावा टाइट्रेशन के लिए यूज होता है, मिक्सिंग लिक्विड्स के लिए भी होता है, वगैरह वगैरह, ठीक है, ये सब चीज़ों के लिए हो सकता है। क्या, कॉनिकल फ्लास्क। तो ये हो गया ब्यूरेट, वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क, वॉल्यूमेट्रिक पिपेट, ग्रेजुएटेड सिलेंडर, कॉनिकल फ्लास्क। एक चीज़ और है, फनिल। जब आप ब्यूरेट को फिल करते हैं तो बेटा ब्यूरेट के ऊपर फनिल लगाई जाती है, ठीक है, फनिल ऐसी होती है बेटा, ये यूं करके, ठीक है, छोटा सा उसका वो होता है जिससे वो आप नैरो टाइप की जो उसकी आउटलेट होती है, जिसकी वजह से आप यहाँ से अगर आप कोई सॉल्यूशन डालेंगे और किसी नैरो नेक एपरेटस के अंदर ऐड करना चाह रहे हैं तो आप उसके लिए फ्लास्क यूज़ करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली आपकी जो जो वॉल्यूमेट्रिक, वो जो सॉरी जो फनेल होती है बेसिकली, वो पोरिंग लिक्विड्स के लिए होती है, ठीक है। इसका पर्पस ये होता है, पोरिंग लिक्विड्स इनटू एपरेटस, जो डिफरेंट आप यूज करेंगे बेटा, ये उसके लिए यूज होती है फनेल वगैरह। आगे आ जाओ, ये हो गया हमारा किसके लिए बेटा, रिलेटेड टू टाइट्रेशन। अब आते हैं हम लोग हीटिंग या एनर्जेटिक्स के लिए, सही है। ऐसे एक्सपेरिमेंट जिनमें आप
हीटिंग करते हैं, हीटिंग एक्सपेरिमेंट्स। इसमें बहुत सारी चीजें यूज होती हैं और अक्सर ना नाम भी पूछ रहा होता है, इसका नाम बताओ, उसका नाम बताओ, उसका नाम, ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, हीटिंग एपरेटस में यूजुअली आपने देखा होगा एक स्टैंड होता है, उसे कहते हैं ट्राइपॉड स्टैंड, नाम पूछता है उसका अक्सर। हीटिंग के लिए बेटा अक्सर आपने देखा होगा बंसन बर्नर जिसे बोलते हैं, एक बर्नर टाइप का होता है ऐसे ही यूं, उसके साथ गैस कनेक्शन लगे होते हैं उसमें, और उसमें से आप गैस आ रही होती है और आप उसे बर्न कर रहे होते हैं, ठीक है। बंसन बर्नर यूज होता है, ठीक है। इसके अलावा बेटा बंसन बर्नर के अलावा आप वायर गॉज यूज कर रहे होते हैं, सही है। अच्छा, वायर गॉज यूजुअली आपने देखा होगा ट्राइपॉड स्टैंड के नीचे लगाया होता है अगर आपने कभी देखा हो, वो एक वायर होती है, उसके ऊपर वो उन्होंने हल्का सा एक मटेरियल लगाया होता है जो को हीट से डिकम्पोज नहीं होता, ब्रेक नहीं होता, तो ये यूजुअली स्टेबल हीट प्रोवाइड करने के लिए होता है, ठीक है, टू प्रोवाइड स्टेबल हीट, ये उस पर डाला जाता है, टू प्रोवाइड स्टेबल हीट, ठीक है। ये हो गया आपका वायर गॉज। इसके अलावा बेटा आप हीटिंग के लिए जो यूज करते हैं वो है क्रूसिबल, क्रूसिबल वगैरह। क्रूसिबल वो एक कप टाइप का होता है जिसमें आप हीटिंग कर रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, हीटिंग जो है वो अगर मैं दो चीज़ों में आपको फ़र्क समझाऊं, देखो एक होती है कुछ जगहों पे, जैसे फॉर एग्जांपल अमोनियम आयन का टेस्ट आप कैसे करते हैं, आप कहते हैं ऐड सोडियम हाइड्रोक्साइड देन हीट द सॉल्यूशन, तो आप हीट कहाँ कर रहे होते हैं, टेस्ट ट्यूब के अंदर। तो याद रखिएगा, इसमें दो चीज़ों का ख्याल रखिएगा, एक होती है टेस्ट ट्यूब और एक होती है बॉइलिंग ट्यूब, दोनों में फर्क होता है। टेस्ट ट्यूब स्टोरिंग लिक्विड्स के लिए होता है, जबकि बेटा बॉइलिंग ट्यूब हीटिंग सॉल्यूशंस एंड सॉलिड्स के लिए बेटा, ठीक है, दोनों के लिए यूज होता है, हीटिंग सॉलिड और सॉल्यूशन दोनों के लिए यूज हो सकता है, आप इसको यूज कर सकते हैं। तो बॉइलिंग ट्यूब जो है इनके, तो फर्क याद रखिएगा, टेस्ट ट्यूब की वॉल बहुत थिन होती है जबकि बॉइलिंग ट्यूब की वॉल थिक होती है। तो जो आप हीटिंग वाला काम करते हैं वो टेस्ट ट्यूब में नहीं करते, उसका रीज़न ये है कि टेस्ट ट्यूब को अगर आप हीट करेंगे तो उसकी वॉल ब्रेक हो जाएंगी, इसीलिए आप हीटिंग वगैरह किस में करते हैं, बॉइलिंग के अंदर, ठीक है। जबकि बेटा क्रूसिबल तो बिल्कुल अलग टाइप का होता है, मैं अगर थोड़ी सी एक डायग्राम बना के दिखाऊं, जरा देखिएगा। फॉर एग्जांपल बेटा ये ना कुछ ऐसा होता है, जैसे फॉर एग्जांपल एक ट्राइपॉड स्टैंड होता है, ठीक है, ये ऐसे, इस ट्राइपॉड स्टैंड के ऊपर हम लोग यहां लगाते हैं वायर गॉज ऐसे बेटा, और इसके ऊपर आप रखते हैं ऐसे क्रूसिबल, ठीक है, ये होता है क्रूसिबल, और ये इस क्रूसिबल का लेड होता है। तो अगर मैं इसको लेबल करूं तो शायद आपको मेरी बात, और इसके बिल्कुल एग्जैक्टली नीचे यहाँ पे इस जगह पे बेटा लाइक दिस ऐसे, तो अगर मैं इसे लेबलिंग करूं आपको और अच्छा समझ में आ जाएगा। अब जैसे फॉर एग्जांपल इसे कहते हैं ट्राइपॉड स्टैंड, ये हो गया बेटा
बंसन बर्नर, ये हो गया बेटा क्रूसिबल, ये हो गया बेटा उसका लेड, और ये हो गया बेटा आपका वायर। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। इसके अलावा जो हीटिंग एक्सपेरिमेंट्स हैं उनके अंदर आप थर्मोमीटर भी यूज़ करते हैं बेटा, ठीक है। मुझे उम्मीद है आपको ये बातें समझ में आ गई, ठीक है। ये हो गया आपका हीटिंग एक्सपेरिमेंट्स, ठीक है। तो इनके अंदर ये सब चीज़ें यूज़ होती हैं। अच्छा, एक होता है रेट ऑफ रिएक्शन। अब ये जो रेट ऑफ रिएक्शन के एक्सपेरिमेंट्स होते हैं बेटा, इनके अंदर भी चीज़ें मिक्स होती हैं, यानी एपरेटस, जाहिर बात है रेट ऑफ रिएक्शन अगर आप फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन वगैरह निकाल रहे हैं तो उसमें भी आप बहुत सारी चीज़ें यूज़ करते हैं। और जैसे सपोज करो सरफेस एरिया है, या सपोज करो कॉन्सेंट्रेशन है, तो जाहिर बात है कॉमन लेबोरेटरी एपरेटस के अंदर यूज़ होते हैं, और ये मिक्स एपरेटस होते हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन के लिए मैं वो चीज़ें नहीं जो आपने पहले से की हुई है वो तो ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन के लिए जो आप कॉमन लेबोरेटरी एपरेटस वगैरह यूज़ करते हैं उनके अंदर एक तो थर्मोमीटर आ जाता है, जो मैंने पहले भी लिखा हुआ है, ठीक है। इसके अंदर आप वेइंग बैलेंस, इसे लोग इलेक्ट्रिकल बैलेंस भी कहते हैं बेटा, ठीक है। इसके अलावा जब आप सॉल्यूशंस वगैरह मिक्स कर रहे होते हैं तो, या सॉलिड ऐड कर रहे होते हैं, तो स्पैचुला, जो एक छोटा सा स्पून टाइप का होता है जिसमें आप थोड़ा सा अमाउंट लेके टेस्ट ट्यूब वगैरह में डालते हैं और चेक कर रहे होते हैं, या फैक्टर चेक कर रहे होते हैं वगैरह, स्पैचुला उसको बोलते हैं। ग्लास रॉड मिक्सिंग करने के लिए वगैरह। सपोज करो मैं छोटी सी एग्जांपल दूं, जैसे अ, मैं कोई रेट ऑफ रिएक्शन निकालना चाह रहा हूँ, और मैं जाहिर बात है एक सॉल्यूशन बनाना चाह रहा हूँ, या मैं चाह रहा हूँ कैल्शियम कार्बोनेट का रिएक्शन देखूँ मैं किसके साथ। तो ये अगर मैं इस तरह देखिएगा ज़रा, सपोज करो बेटा मैंने इसमें लिया HCl, और मैं इसमें ऐड करना चाह रहा हूँ सोडियम कार्बोनेट। जाहिर बात है इससे, और मैंने इसको इलेक्ट्रिकल बैलेंस वगैरह पे रखा है, लॉस एंड मास वगैरह की वजह से चेक करना चाह रहा हूँ। इसमें मैंने एक थर्मोमीटर भी रखा हुआ है, ठीक है, कि मैं इंथैल्पी चेंजेस वगैरह की वजह से, कि एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक है, ठीक है। और मिक्सिंग के लिए मैं इसमें ग्लास रॉड भी यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है, अगर कोई सोल्यूशन मुझे मिक्स वगैरह करना हो तो ये सब चीज़ें इसके अंदर यूज़ हो सकती हैं। यूजुअली जो रेट ऑफ रिएक्शन होते हैं वो डिफरेंट सॉल्यूशंस की वजह से हो सकते हैं, आप फैक्टर चेक करने के लिए, या सॉलिड्स की वजह से, जो डिफरेंट सॉलिड आप यूज़ कर रहे थे उनकी वजह से, एंड सो ये सब इन चीज़ों की वजह से हो सकता है, ठीक है। कुछ कॉमन चीज़ें ऐसी हैं जो आपको वैसे भी पता होनी चाहिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल बेटा, इसके अलावा जो आपको पता होना चाहिए वो है वाटर बाथ, या फिर आपने याद देखा होगा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन वाला बेटा, इलेक्ट्रिकल हीटर, सैंड बाथ, ये सब इनडायरेक्ट हीट प्रोवाइड करने के लिए होते हैं, ठीक है। याद रखिएगा इन चीज़ों को। अच्छा, एक और चीज़, ये कुछ कॉमन चीज़ें हैं, आपने वो देखा होगा जिससे वो पुराने ज़माने में चटनियाँ वगैरह पीसते थे, बनाते थे, तो यहाँ पे भी आपसे उसको पूछता है, तो ये होता है मोर्टार एंड, अक्सर आपको मार्किंग स्कीम में ये मिलेगा, ठीक है।
मोर्टार एंड पेस्टल वो ऐसा होता है एक यूं करके, ठीक है, यूं, और इसमें एक वो जरा सा लाइक दिस ऐसा, जिससे वो नहीं वो पीस रहे होते हैं बार बार चीज़ों को, जैसे चटनी वगैरह बना रहे होते हैं जिससे, सही है। तो ये बेसिकली ग्राइंडिंग सॉलिड्स के लिए होता है कि आपको पाउडर वगैरह बना रहा हो, ठीक है। दिस इज यूज फॉर ग्राइंडिंग सॉलिड्स। अच्छा, ये आपको अक्सर ये वाली चीज़ आपको मिलेगी जब क्रोमेटोग्राफी का एक्सपेरिमेंट करना होता है। क्रोमेटोग्राफी एक्सपेरिमेंट के अंदर वो आपको बोलता है कि सपोज करो ये फलाने फलाने लीव्स है, इनके अंदर डिफरेंट वो हैं डाइज हैं, तो आप उन डाइस को निकाल के उनकी क्रोमेटोग्राफी कैसे करोगे? तो जाहिर बात है पहले उस लीव्स को क्रश करना होता है, तो उसके लिए उसने वो लिखा होता है यूज मोर्टार एंड पेस्टल टू क्रश द लीव्स एंड दिस दिस दिस, तो वो सब उनके लिए होता है। तो मुझे उम्मीद है ये आप इसका ख्याल रखेंगे, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ जो आप एक्स्ट्रा ख्याल रखिए बेटा, फ्यूम हुड या फ्यूम कबर्ड वगैरह, ठीक है। तो फ्यूम हुड हो गया, ग्लव्स हो गया, और ये जो ग्लास होते हैं आई प्रोटेक्ट ग्लास, सही है। आई प्रोटेक्शन ग्लासेस हो गए, लैब कोट हो गया। अच्छा, ये सब सेफ्टी प्रिकॉशन में आते हैं, ठीक है। कभी कभी आपसे पूछते हैं ना, तो सेफ्टी प्रिकॉशन। अच्छा, सेफ्टी प्रिकॉशन में आपको कुछ एक छोटी सी बात का ख्याल रखना चाहिए। सेफ्टी प्रिकॉशन से रिलेटेड भी दो तरह की चीज़ें होती हैं। एक, ज़्यादातर कॉन्सनट्रेटेड सॉल्यूशंस, कॉन्सनट्रेटेड सॉल्यूशन, जितने भी कॉन्सनट्रेटेड सॉल्यूशंस हो वो सब कोरोसिव होते हैं, सही है, कोरोसिव होंगे। तो आंखों में ना चला जाए, हाथों पे ना लग जाए वगैरह वगैरह, तो वो कोरोसिव होने की वजह से वो आपसे पूछता है, कपड़ों पे लग गए कपड़े खराब हो जाएंगे वगैरह वगैरह। अच्छा, एक और चीज होती है वो है ये पॉइजनस गैसेस, पॉइजनस गैसेस। पॉइजनस गैसेस के बारे में सबसे पहले तो ये याद रखिएगा बेटा कि आपके जो जो कॉमनली आपसे पूछता है वो है NO2, वो है अमोनिया, वो है कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, वो है सल्फर डाइऑक्साइड। ये पॉइजनस गैस है। अगर कभी किसी एक्सपेरिमेंट में पॉइजनस गैसेस प्रोड्यूस हो रही हो तो आपको क्या करना चाहिए? आपको फ्यूम कवर्ड या फ्यूम हुड यूज करना चाहिए। उससे क्या होता है कि वो सारी पॉइजनस गैसेस को एब्जॉर्ब करके निकाल लेगा। तो ये जो सेफ्टी प्रिकॉशंस वगैरह वाले क्वेश्चन होते हैं, इनको थोड़ा सा ज़रा अच्छे तरीके से डील कीजिएगा। एक एक मार्क का सवाल पूछता है सेफ्टी प्रिकॉशन बीच बीच के अंदर, तो वो बेसिकली चेक करना चाह रहा होता है कि बच्चों को कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशंस का कॉन्सेप्ट है कि वो कोरोसिव्स वगैरह होते हैं और वो हाथ को, कपड़ों को डैमेज कर सकते हैं, तो बच्चों के पास सेफ्टी प्रिकॉशंस क्या हो सकती हैं, ठीक है। इसी तरीके से जो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो सेफ्टी प्रिकॉशन में आ सकती हैं, मगर उनमें हम लोग जैसे आपने देखा होगा, अगर जैसे एक दफ़ा इसने एक सवाल पूछा कि एक बच्चा कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहा है और उस एक्सपेरिमेंट में उसने ना टेस्ट ट्यूब को गर्म किया या एक टेस्ट परफॉर्म करने के लिए। अब बताओ वो उसे हाथ नहीं लगा सकता तो क्या करेगा? ठीक है, तो टेस्ट ट्यूब होल्डर होते हैं जिनसे आप टेस्ट ट्यूब को पकड़ते हैं, ठीक है, या एक एपरेटस होता है जिसे कहते हैं टोंग। पता नहीं आपने सुना है नहीं सुना, एक एपरेटस होता है, वो होता है टोंग कहते हैं उसको। अच्छा,
अब पता नहीं मैं उसको सही स्पेल कर पा रहा हूँ या नहीं। T O, हाँ TONG, टोंगी होता है गालिबन, मेरा ख्याल है। वो इस तरह का कैंची टाइप का एक apparatus होता है जिससे वो आप ना यूं चीज़ों को यूं पकड़ लेते हैं। सही है। और टेस्ट ट्यूब होल्डर टाइप के चीज़ें होती हैं, टेस्ट ट्यूब होल्डर, ये भी प्रिकॉशन में ही आती है। अब उसमें होता क्या है कि एक लैब है, ओ सॉरी, एक टेस्ट ट्यूब है। अब वो आपने हीट किया या बॉइलिंग ट्यूब है, तो आप उसे ना वो उसको यूं पकड़ सकते हैं। वो बिल्कुल इस तरह की यूं करके ऐसी होती है, जिससे आप उसको होल्ड कर सकते हैं ताकि हाथ वाथ ना चल जाए। तो कभी कभी सेफ्टी प्रिकॉशन के अंदर उन चीज़ों के बारे में भी पूछता है आपसे। एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा, आपने अक्सर देखा होगा कि आपसे ना मेटल्स के कुछ कलर्स वगैरह पूछता है, जैसे फॉर एग्जांपल कॉपर। कॉपर से स्पेशली देखो, कॉपर के बारे में आपको किन किन चीज़ों के बारे में पहले से पता होना चाहिए, वो याद रखिएगा। कॉपर में बेटा आपको कॉपर हाइड्रो ऑक्साइड का कलर, कॉपर सल्फेट का कलर, कॉपर कार्बोनेट का कलर, कॉपर ऑक्साइड का कलर और कॉपर का कलर, ये सब आपसे पूछता है। तो आपको ये सब आने चाहिए, ठीक है। आ, ये ब्लू कलर का होता है, ये भी ब्लू कलर का होता है, ये ग्रीन कलर का होता है, ये ब्लैक कलर का होता है, और ये पिंक या कभी कभी इसे पिंक ब्राउन कलर भी कहते हैं, ठीक है। तो कभी कभी पिंक ब्राउन होता है। ये हो गया कॉपर से रिलेटेड। एक और छोटी सी बात जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, आपने अक्सर देखा होगा आपसे ना एटीपी के अंदर ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के कलर पूछ लेता है। तो बस एक बात याद रखिएगा, छोटी सी मैं आपको नसीहत करता हूँ, मुझे उम्मीद है अगर आपसे कभी वो ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 मेटल्स के कलर पूछे, मेटल्स के, तो बेटा इनके लिए कॉमन स्टेटमेंट याद रखिए, ये दोनों शाइनी सिल्वरी वाइट होते हैं। इसमें जिंक भी इंक्लूड करते हैं, शाइनी सिल्वरी वाइट होते हैं, ठीक है। एक और चीज आपको बताऊं बेटा, पॉइजनस गैसेस तो लिखवा दी ना मैंने आपको, पॉइजनस गैसेस का, यस, ये वाला टॉपिक हमारा हो गया। पॉइजनस गैसेस याद रखिएगा, छोटी छोटी चीजें हैं यार, बस दिमाग में रखिएगा, इंशाल्लाह चीजें समझ में आ रही। अच्छा, कलर्ड गैसेस, कलर्ड गैसेस, इसको मैं दो पार्ट्स में समझा देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल बेटा, आपने क्लोरीन पढ़ी हुई है, ये येलो ग्रीन कलर की होती है। इसी तरह ब्रोमीन, ये सब गैसेस की बात कर रहा हूँ, गैसेस अभी गैसेस फॉर्म में। ब्रोमीन अगर गैसियस फॉर्म में है तो रेड ब्राउन। इसी तरह आयोडीन अगर गैसियस फॉर्म में तो पर्पल। इसी तरह NO2 गैस को ब्राउन गैस। अब इसके अंदर ना कुछ चीजें अलग से याद रखिएगा, जैसे अक्सर बच्चे ना कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर वो कलर हमने ये बोला था, वहां मार्किंग स्कीम में ये लिखा हुआ है। तो कुछ चीजें ऐसी हैं जिनकी डिफरेंट स्टेट में कलर डिफरेंट होते हैं। जैसे मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल बेटा, ब्रोमीन है, ब्रोमीन अगर लिक्विड फॉर्म में तो इसका जो कलर होता है वो रेडिश ब्राउन। यही ब्रोमीन अगर लिक्विड से एक्वस फॉर्म में आ जाए तो ये
ऑरेंज कलर की होती है। यही ब्रोमीन अगर गैसियस फॉर्म में हो तो रेड ब्राउन। इसीलिए आप कंफ्यूज होते हैं कि सर हमने ये लिखा वहां ये लिखा हमने ये बोला। अच्छा, ज्यादा नहीं है कुछ चीजों पे। इसी तरह आयोडीन के साथ भी है। आयोडीन देखो, आपको पता होना चाहिए कि आयोडीन सबलाइन, अगर आयोडीन सॉलिड है तो ग्रे ब्लैक या डार्क ग्रे लिखा होगा, ठीक है, ग्रे ब्लैक या फिर। इसी तरह बेटा, अगर आयोडीन गैस है तो ये ना पर्पल कलर की होती है। जो वेपर्स होते हैं वो क्या होते हैं, पर्पल कलर के होते हैं। अब देखें, लेकिन अगर आयोडीन, आप देखिएगा एक्वस लिखा तो ये येलोविश ब्राउन होगा या येलो कलर होगा। येलो, येलोविश, येलोविश ब्राउन, इस तरह की चीजें लिखी होंगी तो येलो कलर लिखा होगा। अब वो बच्चे परेशान होते हैं, सर वो आयोडीन तो ब्राउन होती है। एक्चुअली इनके कलर के शेड्स डिफरेंट हो जाते हैं जब आप, सॉरी, तो इनके कलर जो है वो डिफरेंट हो जाते हैं जब आप इनको डिफरेंट चीज़ों के अंदर देखते हैं या डिफरेंट चीज़ों में मेजर वगैरह कर रहे हैं, तो इनके कलर्स थोड़े डिफरेंट हो जाते हैं। तो आई होप आप इन बातों का ख्याल रखेंगे। ये स्पेशल हैं जो कलर्स वगैरह आपसे पूछता है, और ये आपको नज़र आएंगे जगह जगह पे एटीपी के अंदर। कभी बोलेगा ये हो गया कलर चेंज, कभी बोलेगा ये हो गया। ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट आप सबको पता है बेटा, ठीक है। अच्छा, मैंने गैसेस के बारे में आपको पहले भी बताया हुआ है। आपको याद होगा सॉल्युबल, इनसॉल्युबल, हम एसिड बेस एंड सॉल्ट के अंदर डिटेल के साथ कर चुके हैं, तो मुझे उम्मीद है आपको मसला नहीं हुआ होगा, ठीक है। ये हो गए हमारे कुछ कॉमन लेबोरेटरी ऑपरेटर्स, कुछ छोटी छोटी बातें मैंने आपके साथ शेयर कर दी बेटा, ठीक है। एक छोटी सी चीज़ और मैं आपको इसमें करवा देता हूँ। एक एक्सपेरिमेंट आपसे वो पूछता है, ठीक है, वो भी यहीं पे कवर कर लेते ना, डिफ्यूजन का बेटा, ठीक है, छोटा सा एक टॉपिक है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन मतलब क्या होता है, मिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स, पहली बात, मिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स को बोलते हैं बेटा, ठीक है। और हमेशा क्या होती है, फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू, फ्रॉम हायर concentration to lower concentration, ठीक है। अच्छा, एक बात हो गई। डिफ्यूजन के बारे में छोटी सी बात याद रखिएगा, इट डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर एंड मॉलिक्यूलर मास। याद रखिएगा, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेट ऑफ डिफ्यूजन बढ़ेगा, मॉलिक्यूलर मास बढ़ाओगे तो रेट ऑफ डिफ्यूजन कम होगा। दो छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स हैं। आप पहले तो सिंपल सी बात इसको देख लें, आप इंक का एक ड्रॉप पानी में डाल दें, थोड़ी देर में इंक पूरे पानी में स्प्रेड आउट हो जाती है। व्हाट इज दिस, डिफ्यूजन। इंक की कॉन्सेंट्रेशन ड्रॉप में ज्यादा है, पानी में कम है, तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन हायर से कहाँ जा रही होगी, लोअर की तरफ। अगर आप हॉट वाटर में ये सब कुछ करेंगे तो जल्दी हो जाएगा, आप कोल्ड वाटर में करेंगे तो ये बहुत स्लो होगा। इसका मतलब है टेम्परेचर पर डिपेंड करता है।
दो छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स हैं जो बेसिकली मॉलिक्यूलर मासेस से रिलेटेड होते हैं, आपने यकीनन कहीं ना कहीं देखे होंगे। देखिए, एक एक्सपेरिमेंट है डिफ्यूजन का जो आपसे पूछता है, उसमें ना एक ट्यूब लेता है और उस ट्यूब को वो करता क्या है, उस ट्यूब में वो एक तरफ से कहता है कॉटन वूल सोक्ड इन एक्वस अमोनिया, और उस ट्यूब में दूसरी तरफ रख लेता है कॉटन वूल सोक्ड इन एक्वस HCl। अब देखिए होता क्या, देखो बेटा, जब अमोनिया गैस HCl गैस या फ्यूम से कोलाइड करेगी या कंबाइन होगी या रिएक्ट करेगी तो बनाएगी अमोनियम क्लोराइड सॉलिड। ये वाइट सॉलिड होता है, ठीक है। अब वो आपसे पूछेगा कि अगर HCl का मॉलिक्यूलर मास 36.5 हो, अमोनिया का मॉलिक्यूलर मास 17 हो, तो ये जो वाइट सॉलिड बनेगा या वाइट फ्यूम्स बनेंगे, ये इस ट्यूब में किस तरफ बनेंगे, नियर द अमोनिया और नियर द HCl, किससे करीब बनेंगे? तो जाहिर बात है बेटा, अमोनिया का मास 17 है, HCl का मास 36.5 है, तो मतलब अमोनिया की रेट ऑफ डिफ्यूजन ज़्यादा होगी और HCl की रेट ऑफ डिफ्यूजन कम होगी। तो डेफिनेटली ये जो वाइट सॉलिड बन रहा होगा, वाइट फ्यूम्स बन रहे होंगे, ये नियर कहाँ बन रहे होंगे बेटा? HCl। तो मिक्सिंग ऑफ पार्टिकल इज डिफ्यूजन। डिफ्यूजन हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर की तरफ जाती है। डिफ्यूजन किन दो फैक्टर्स पर डिपेंड करती है? टेम्परेचर और मॉलिक्यूलर मास के ऊपर बेटा। इसी तरह का एक एक्सपेरिमेंट आपसे और पूछता है, वो भी बहुत आसान है, आप थोड़ी तवज्जो से सुनेंगे तो समझ में आ जाएगी बात। ये देखिए, करता क्या है कि ना, एक ऐसा पोरस पॉट टाइप का लेता है, यूं, ये देखिएगा, अभी समझ में आ जाएगी बात। ये भी डिफ्यूजन का ही है, ठीक है। आपको अक्सर नज़र आया होगा, ये आपसे ना पूछता है। ओके बेटा, अच्छा, मैंने इसमें एक लिक्विड फिल किया हुआ, ठीक है। ये है लिक्विड। नाउ दिस इज पोरस ग्लास। देखते जाइएगा मैं कर क्या रहा हूं। पोरस ग्लास, अब मैंने क्या किया, इसके अंदर हाइड्रोजन गैस फिलअप कर दी, और ये पोरस है, यानी हाइड्रोजन बाहर जा सकती है और बाहर वाली गैस अंदर भी आ सकती है। मैंने क्या किया, एक बीकर में नाइट्रोजन गैस फिलअप की और इस पोरस वाला जिसमें मैंने हाइड्रोजन फिल किए लिक्विड के साथ, उसके ऊपर इन्वर्टेड कर दी, इन्वर्टेड, यानी कि हाइड्रोजन बाहर आ सकती है, नाइट्रोजन अंदर भी जा सकती है, ठीक है। एक लिक्विड यूट्यूब की टाइप, लिक्विड यूट्यूब टाइप की गिलास में मैंने लिक्विड फिल किया और हाइड्रोजन रखी, बाहर नाइट्रोजन रखी। अब यहां देखिए, आपसे कहेगा, देखो बहुत सिंपल सा सवाल है, जब आप अंदर हाइड्रोजन रखेंगे और बाहर नाइट्रोजन रखेंगे, जैसे ही आप उस हाइड्रोजन वाले पोरस पॉट के अंदर ऊपर से इन्वर्ट कर देंगे एक नाइट्रोजन का पूरा बीकर,
तो ये जो राइट साइड पर या ये जो मैं निशान बना रहा हूँ यहाँ पे लिक्विड लेवल पे क्या फर्क पड़ेगा उसे इन्वर्टेड करने पर, राइज करेगा या फॉल करेगा, पहला सवाल। दूसरा सवाल, राइज या फॉल होने के बाद अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आएगा या नहीं, दो सवाल पूछते हैं। तो अब देखिए बेटा, नाइट्रोजन का मास होता है N2 का मास 28, हाइड्रोजन का मास होता है 2। सवाल ये है कि अगर ये पोरस है और नाइट्रोजन अंदर आ सकती है, हाइड्रोजन बाहर जा सकती है, तो क्या दोनों सेम रेट पे इनसाइड और आउटसाइड जा रही होंगी? जी नहीं। इनिशियली ये हो रहा होगा कि हाइड्रोजन बाहर फास्ट आएगी और नाइट्रोजन इनसाइड स्लो जाएगी। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन का रेट ऑफ डिफ्यूजन फास्ट होगा, लाइटर है ना। तो अगर हाइड्रोजन बाहर जाएगी तो इस लिक्विड के सरफेस पे से प्रेशर रिमूव होगा। यहां से लिक्विड अगर अपवर्ड आएगा बिकॉज ऑफ द रिड्यूस प्रेशर बेटा, तो वहां से लिक्विड का लेवल नीचे जा रहा। अब सवाल ये है कि क्या लिक्विड का लेवल एक दफा नीचे आने के बाद वापस से ऊपर जाएगा? जी हाँ। यानी थोड़ी देर के बाद मिक्सिंग इक्वल हो चुकी होगी, पार्टिकल आपस में यूनिफॉर्मली मिक्स हो चुके होंगे और ये वापस से अपने ही लेवल पे वापस आ जाएगा। इसको भी डिफ्यूजन एक्सपेरिमेंट कहते हैं। अब देखो, सपोज एक दफा उसने एक सवाल पूछा, मैं आपको इसी का एक सवाल और देता हूं ताकि आपको मेरी बात थोड़ी अच्छी तरह समझ में आ जाए। इसने ना इसी तरह का एक पोरस पॉट बनाया, ठीक है। ओके, मैं इसको थोड़ा दोबारा बना देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल बेटा, देखिएगा, ओके, यहाँ उसने लिक्विड फिल किया बेटा और यहाँ उसने रखी नाइट्रोजन। ये पोरस है यानी नाइट्रोजन बाहर जा सकती है, और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस फिलअप की और इन्वर्टेड कर दी, ठीक है। बाहर क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड। अब उसने पूछा, ये बताओ अगर ये लिक्विड है तो ये लेवल राइज करना चाहिए या फॉल करना? तो इसका जवाब था ना राइज करेगा ना फॉल करेगा। क्यों? इसलिए बेटा कि कार्बन मोनोऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास है 28, नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर मास है 28, तो रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ नाइट्रोजन, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इक्वल होगी। तो आपका लिक्विड लेवल ना अप करेगा और ना डाउन। कभी कभी एक छोटी सी चालाकी करता है, देखो यहाँ इसी सवाल में वापस लेके आता हूँ, तो थोड़ा ख्याल रखिएगा बेटा। एक दफा उसने ये यहाँ पर ये जो मैं निशान लगा, ये वाला, इस जगह पर लिक्विड लेवल का राइज और फॉल होना नहीं पूछा, बल्कि यहां पूछा कि लिक्विड लेवल राइज करेगा या फॉल। तो आपने याद रखना है बेटा कि अगर लेफ्ट साइड पर लेवल राइज करेगा तो डेफिनेटली राइट साइड वाला लेवल फॉल करेगा, और अगर लेफ्ट वाला फॉल करेगा तो डेफिनेटली राइट वाला राइज करेगा बेटा। तो रट्टे मत लगाइएगा कि भाई ये वाली गैस हो तो राइज फॉल होगा और ये वाली गैस हो तो फॉल राइज होगा, ऐसा मत किया करें, ठीक है। छोटी छोटी बातों का ख्याल रखेंगे। आई होप मेरी बात समझ में आ गई होगी आपको। बस इसको आज यहीं तक रखता हूँ बेटा, थोड़ा सा मैं आज मेरी क्लास को जी चलो नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह इसको थोड़ा सा और आगे लेके चलूँगा। छोटी मोटी चीज़ें और जो रह गई हैं इंशाल्लाह उन्हें वाइंड अप करूँगा। आई होप मेरी डिस्कशन से आपको फ़ायदा हुआ होगा, और ये स्पेशली जो अपरेटस वगैरह आपसे पूछता है, यूजेस वगैरह पूछता है, वो ख्याल रखिएगा, अच्छी तरह रिवाइज कीजिएगा फॉर द ATP
और कलर ऑफ द सब्सटेंसेस, देखो जो कलर्स आपको मैंने पहले से करवाए हुए हैं, यानी कि जो हमने अपनी नॉर्मल क्लासेस में कलर्स किए हैं, प्रेसिपिटेट्स के कलर्स हो गए और बाकी डिफरेंट चीज़ों के जो है ना एक्सपेरिमेंटल जो भी चीज़ें हमने की हैं कलर वगैरह, वो सब जो आपने किए वो तो हैं, ये उनके अलावा भी हैं, तो उनके साथ साथ आपको ये भी पता होनी चाहिए। ठीक है, थैंक यू सो मच बेटा। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आपसे फिर मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा।